Hello everyone and welcome to the second episode on our series on better living. Today we will be discussing a sensitive topic, abuse in relationships. This is an issue which is in general underreported and many a times overstated. These days we are all becoming more independent, more individualistic, which means more effort is required on our part to make relationships work. So let's head over to the show to get some valuable insights from our esteemed guest. Hello everyone. Today I am joined by Dr. Monica Sharma. She is a psychologist with more than 20 years of experience in this field. I am also joined by Abhishek Negi. He is an IIM Ahmedabad alumni. Today we are dealing with a very important topic in our society, and that is abuse in relationships. Let's start. Yes, how are you? I'm fine. So, ma'am, we are seeing nowadays a lot of awareness when it comes to abuse in relations. But when we speak of abuse, what exactly do we mean by abuse? What are the different types of abuse? Like, for example, is it just physical abuse, or is it verbal, non-verbal, or even speaking in a loud voice? Can it be abuse? So Yes, definitely. There are so many types of abuse, right? But more important, the abuse, I will categorize the physical abuse, where a person is hurting someone physically, the verbal abuse, using abusive language, belittling a person, right? Is talking to that person in a harsh voice, yes, in a bad manner. Then sexual abuse is also a very important part. There are so many people, those who are facing sexual abuse with their partners, with their family members, even sexual abuse is there. Financial abuse is very important nowadays. People are facing challenges in that also. And verbal abuse, emotional abuse also, I will say. Otherwise, spiritual abuse is there, cultural abuse is there. There are so many types of abuse. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया कि इसको हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, जो सेशंस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है रिलेशनशिप इश्यूज में. एंड रिलेशनशिप का मतलब केवल मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस इज बिटवीन द कपल्स. ये फैमिली में भी है, पेरेंट्स के साथ भी है, सिबलिंग्स के साथ भी है, फ्रेंड सर्कल में भी है, ऑफिसेज में भी है. तो इन सारे एब्यूसेस का लोग अपनी लाइफ में सामना कर रहे हैं. मैम, कैसे समझें कि सामने वाला, चलो कोई आपसे बड़ा है, रिलेशन में हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ पावर या जो भी आपसे ऊंचे में है, कैसे कहें कि वो उसका अब्यूज कर रहा है आपकी तरफ. हम समझते हैं कि वी नीड टू रिस्पेक्ट द पर्सन. हम सो व्हेन दैट स्टेज कम्स टू अंडरस्टैंड, नहीं अब सीमा क्रॉस हो गई है, दिस कम्स एज एन अब्यूज, कैसे हम वो समझें? देखिए, रिस्पेक्ट एक एज की करनी चाहिए, वो मैं मानती हूँ, लेकिन मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद एक इंसान को अपनी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम अब्यूज़ तब कहते हैं जब एक इंसान खुद डिफ़िकल्ट फील कर रहा है, वो अच्छा नहीं फील कर रहा है, अपने बारे में कॉन्स्टेंटली बुरा फील कर रहा है, तो फिर अब्यूसिव बिहेवियर है. अगर पापा मम्मी ने कभी कभी डांट दिया, डिसिप्लिन कर दिया, या हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, चिल्ला लिया, उसको अब्यूज़ की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. बट अगर कॉन्स्टेंटली बेलिटल कर रहे हैं, आपको गैस लाइट कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो एब्यूसिव बिहेवियर हो जाता है ना. बिकॉज नाउ अ पर्सन हैज स्टार्टेड फीलिंग बैड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये कब तक होता रहेगा, मैं इसको कब तक सहता रहूंगा. अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए, आप सैडनेस फील कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं उस रिलेशनशिप में, तो यानी कि आप विक्टिम हैं, आपको अब्यूज फेस करना पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप में. ऐसे ही पहचानेंगे. मैम, ये गैस लाइटिंग टर्म आपने यूज किया, बिकॉज प्लीज इस पे बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज इट. गैस लाइटिंग ये होता है कि जब आप अपनी कोई भी बात कहें, आप अपना कोई भी इमोशन शेयर करें, फीलिंग शेयर करें, अपनी कंसर्न शेयर करें, कितना भी अच्छे शब्दों में करने की कोशिश करें, लेकिन सामने वाला हमेशा आपको ये फील कराए कि ये सब तो मैटर ही नहीं करता, तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, तुम सोच ज़्यादा रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो, तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो. मतलब वहाँ पे हम कहते हैं कि इंसान आपको गैस लाइट कर रहा है, कि योर फीलिंग नॉट एट ऑल मैटर्स, योर कंसर्न्स नॉट एट ऑल मैटर्स, ओनली यू आर द रीजन हु इज क्रिएटिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स बिटवीन अस. मैम, सुनते हैं हमेशा कि विमेन ज़्यादा विक्टिम्स हो जाती हैं अब्यूज, बट ऐसा भी सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पर मेन आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ अब्यूज. तो थोड़ा उसका थोड़ा बताइए कि कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पर मेन आर ऑल्सो फेसिंग दिस इशू.
हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब जेंडर से इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अब्यूज़ तो मेल और फीमेल दोनों ही फेस कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात ज़्यादा हो जाती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा वोकल अप कर देने से ही लोग समझ लेते हैं कि लड़कियों को ही मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, ये मैं मानूँगी, प्रपोर्शन अगर हम डिसाइड करेंगे तो फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा अब्यूज़ झेलना पड़ रहा है, लेकिन मेल्स को भी बहुत फैमिलीज़ में झेलना पड़ रहा है। वो भी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको बहुत सारा अब्यूज़ करते हैं, इमोशनल अब्यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, वाइफ्स भी करती हैं, सिस्टर्स भी करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं जो अपनी फैमिली के मेल मेंबर्स को अब्यूज़ कर रही हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि मेल्स को बचपन से ये सिखाया गया, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट? आप वल्नरेबल नहीं हो सकते, आप रो नहीं सकते। क्या लड़के के इमोशन नहीं होते? क्या उसकी फीलिंग नहीं होती? क्या उसको हर्ट नहीं होता? बट वो शेयर नहीं कर सकता, वो कह नहीं सकता। और अभी भी लॉ में भी इस तरीके के इतने अच्छे मतलब चेंजेस नहीं आए हैं कि हम मेल का साथ दे पाएँ, उनकी बात को सही समझ सकें। तो थोड़ा-सा तो मैं कहूँगी कि मेल्स को भी सामना करना पड़ रहा है अब्यूज़ का, फाइनेंशियल अब्यूज़ भी बहुत सारे झेलने पड़ रहे हैं कि आपको करना ही है, इतना कमाना ही है, हमारे लिए लाना ही है, हमें ऐसी लाइफ़स्टाइल देनी ही है। कई बार वो चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेशराइज़्ड हैं क्योंकि उनको करना है, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल ही एक लड़का मेरे पास आया था, वो मुझे बता रहा था ही इज़ इन मर्चेंट नेवी एंड ही वाज़ सेइंग कि वो मतलब उसकी फैमिली का पूरा प्रेशर उसके ऊपर आ गया। वो छोटा-सा था, शायद 16-17 साल का, तब उसके फादर को पैरालिसिस हो गया, ठीक है? उसके बाद से वो सब कुछ सँभाल रहा है, तो कितने कांस्टेंट स्ट्रेस में है कि अब वो अपनी फीलिंग्स को ठीक से शेयर नहीं कर पा रहा है। वो ज़ोन आउट हो जाता है, वो कनेक्टेड नहीं फ़ील करता, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे तो उसको अब्यूज़ झेलना पड़ा ना, फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी भी आ गई उसके ऊपर, इमोशनल भी आ गई, इतनी छोटी-सी उम्र से। एक और आया था जो एयर इंडिया में काम करता है, कल भी उनसे बात हुई, 21 ईयर्स का एज था उनका, तो अब उनके फादर एक्सपायर हो गए। वो तो कॉलेज में ही था, बट उसको प्रेशराइज़ करके फैमिली ने, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट जॉब है, जॉब ले लो, ले लो, ले लो, पता नहीं आगे इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले या नहीं मिले। तो उसने अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस करके उस चीज़ पे वो ले आया, एंड टुडे ही इज़ 29, बट ही इज़ नॉट फीलिंग एट ऑल हैप्पी, कनेक्टेड विद हिमसेल्फ, सैटिस्फाइड, कुछ फील ही नहीं कर रहा है। कांस्टेंट एंग्जायटी, स्टमक इश्यूज उसको होना शुरू हो गए ना, क्योंकि इतना छोटा सा था। मैम, अगर किसी ने बचपन में अब्यूज़ झेला है, नो, इन जनरल अगर पिटाई तो ठीक है डिसिप्लिन के लिए, उससे ज़्यादा अब्यूज़ झेला है, चांसेस हैं कि वो आगे जाके खुद एक अब्यूजिव पर्सन बने। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, चांसेस हैं, क्योंकि उनको मतलब वो बिहेवियर फिर कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में नॉर्मलाइज़ लगने लगेगा ना, कि ऐसे ही किया जाता है। जब मुसीबत होती है, जब सामने वालों से अपनी बात मनवानी होती है, तो चिल्ला के ही मनवा सकते हैं, गुस्सा करके मनवा सकते हैं, या थप्पड़ लगा के मनवा सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है, वो चाइल्डहुड में ही होता है। 7 इयर्स का एज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो प्रोग्रेशन में चलता रहता है। तो अगर मम्मी को कोई बात मनवानी थी तो वो हमेशा चिल्ला के मनवाती थी, पापा को कुछ मनवाना होता था या कुछ काम करवाना होता था, मार्क्स कम आ गए तो हमेशा थप्पड़ लगा देते थे, येल करते थे, स्क्रीम करते थे। तो यही सही तरीका है, ऐसे ही किया जाता है। तो वो भी अपने रिलेशनशिप में वही चीज़ें सीख लेगा, आगे चल के फ्रेंड सर्कल के साथ यही करेगा, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो मैम, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, फॉर एग्जांपल कोई महिला है और शी इज़ लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये व्यक्ति में अब्यूसिव टेंडेंसीज हो सकती है, या एक बुली शब्द जिसे कहते हैं, बुलिंग बिहेवियर इसका हो सकता है, कैसे क्या बिहेवियर होंगे उसके कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये व्यक्ति आगे जाके ऐसे प्रताड़ना देगा। राइट, राइट। देखिए, अगर मतलब लव मैरिज वाला सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है, डेटिंग है, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि समझ में आ जाता है, क्योंकि एक लंबा समय हम एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं। तो अगर सामने वाला कॉन्स्टेंटली आपके कपड़ों के ऊपर कमेंट कर रहा है, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर कमेंट कर रहा है, आपको कह रहा है आपको ये नहीं पहनना चाहिए, आपको वो नहीं पहनना चाहिए, या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली के साथ आपके टर्म्स पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तुम इससे नहीं बात करोगी, तुम उससे नहीं बात करोगी, लड़के तुम्हारे दोस्त क्यों हैं, तुम इनके साथ क्यों जाती हो, या तुम्हें फैमिली के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड करना है। तो इससे समझ में आ रहा है ना
कि सामने वाला आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कांस्टेंट आपके रिलेशनशिप की डायनामिक्स को जज कर रहा है। तो जो अभी से इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, जजमेंट से भरा हुआ इंसान है, आपको हर चीज़ पे डोमिनेट कर रहा है और लेक्चर कर रहा है, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये क्यों किया, इतने टाइम तक बात नहीं किया तो फिर अब बात नहीं करेंगे, तुमने मेरे लिए ये नहीं खरीदा तो अब मैं किसी और को डेट करने लगूंगा, ये तक कुछ कहा है। तो इससे समझ में आ जाता है कि जो इंसान अभी ऐसा है तो बाद में तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अरेंज मैरिज सेटअप में थोड़ा सा जानना मुश्किल हो जाएगा अगर वो प्रॉपर अरेंज मैरिज है, क्योंकि इतनी ज्यादा मुलाकात नहीं होती, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है इस चीज को। मैम जैसे आपने डिफाइन किया जिस टाइप के पर्सन की जिसकी टेंडेंसीज हो सकती है अब्यूज और मैनिपुलेटिव, हाँ जी, तो आपने भी बोला कि बचपन में कुछ कुछ होता है जो उनके डेवलपमेंट में ऐसा करता है। राइट। इसके अलावा कुछ प्रीडिस्पोजिशन कुछ होता है जेनेटिक, कैन वी से कि देयर इज अ प्रीडिस्पोजिशन टू पॉसिबली दिस पर्सन बीइंग अब्यूसिव? चाइल्डहुड नॉर्मल है, हाँ प्रीडिस्पोज क्या उस पे हाँ, डेफिनेटली क्या जेनेटिक्स में भी थोड़ा सा होता है कि Okay. अगर फादर में एंगर की टेंडेंसीज रही हैं और या फिर मदर में रही हैं, या मे बी कई बार कुछ मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रीवियस में हिस्ट्री में रहे हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है जीन्स में भी। जैसे हमें फिजिकलिटी मिलती है जीन्स में कि बच्चे का उसका जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, हाइट है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। तो वैसे ही नेचर में भी चीज़ें ट्रांसफ़र तो होती हैं, टोटल ऐसा नहीं है। हम लोग तो हमेशा इस हिस्ट्री में पूछते ही हैं कि आपके फादर को ऐसी टेंडेंसी थी, मम्मा को ऐसी टेंडेंसीज थी, तो जहाँ पे बताते हैं तो वहाँ पे भी ये पास ऑन होता है, नेचर भी पास ऑन होता है, बिहेवियर भी पास ऑन होता है। देखना भी एक फैक्टर हो गया, लेकिन जेनेटिक फैक्टर भी हम हमेशा रखते हैं, वो मैटर करता है। फॉलोइंग ऑन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, तो किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसी के अंदर ऐसी टेंडेंसीज हैं, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से कोई भी बुली नहीं होना चाहता है, कोई बुली बनना भी नहीं चाहता है, कोई अपने लव्ड वन को नहीं करना चाहता है, तो क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसा जहाँ पर कोई ऐसा आपका थेरेपी में आता है, बोलता है कि मेरे को इश्यूज हो रहे हैं, आई एम प्रोबेबली अब्यूजिंग माय पार्टनर, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करते हैं? Yes, I have seen those kind of cases where the boys came to me, even the girls came to me कि मुझे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं, मैं फिजिकली वायलेंट हो रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो फिर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी करने की कोशिश करते हैं उनके साथ, धीरे धीरे उनको सिखाते हैं कि कैसे आप अपना बिहेवियर मॉड्यूल कर सकते हैं, कैसे आप अपने थॉट पैटर्न्स में धीरे धीरे चेंजेस ला सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर ट्रिगर्स, इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर ट्रिगर्स, तो आप जल्दी उस चीज को धीरे 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 करके मैनेज करना सीख जाते हैं। ये एज अ कपल काउंसलिंग होती होगी इंस्टेड ऑफ नहीं, जरूरी नहीं है कपल काउंसलिंग हो, कई बार बहुत बार लोग अकेले भी आते हैं। कपल काउंसलिंग एक अलग चीज हो गया, अकेले भी आते हैं कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाइयाँ हो गई, उसको में भी थप्पड़ लगा दिया, रैश ड्राइविंग हो गई, तो उस लड़के को लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक सेल्फ अवेयरनेस होती है मेरे हिसाब से, जब तक सेल्फ अवेयरनेस बंदे में नहीं है तब तक वो ठीक नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे लगता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तभी मैं उसको ठीक कर पाऊंगा। क्योंकि अगर कांस्टेंट जस्टिफिकेशन है अपने बिहेवियर का, तो फिर उस इंसान को कोई भी चीज हेल्प नहीं कर सकती है। कुछ लोग ऐसा बोल के जस्टिफाई करते हैं कि बिकॉज मैं किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, व्हाटएवर, आई लव समबडी सो मच, दैट इज व्हाई आई गेट एंग्री एट यू। इफ आई डिड नॉट लव यू तो आई माइट नॉट गेट, आई वुड बी इंडिफरेंट, आई वुड नॉट गेट एंग्री। एंड ओके, माय एंगर का मेरा रिएक्शन अब्यूज हो गया, फिजिकल हो गया, बट इट्स अल्टीमेटली द अंडरलाइंग फीलिंग इज आई लव यू। तो उस पे आपका क्या है, इस पे क्या? नहीं, वो ठीक से प्यार को समझते ही नहीं है। द डेफिनेशन ऑफ लव इज टोटली डिफरेंट व्हाट दोज गाइज आर इंटरप्रिटेटिंग। लव क्या होता है? लव वो होता है जहाँ पे हम सामने वाले की खुशी चाहते हैं, उससे खुश देखना चाहते हैं। लव का मतलब सामने वाले को कंट्रोल करना नहीं है, उसको अपने हिसाब से चलाना नहीं है। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं हमेशा ये ध्यान रखूंगी उसकी खुशी क्या है। मैं उसको हर्ट कर ही नहीं सकती, कांटा भी नहीं चुभा सकती, थप्पड़ मारना तो बहुत बड़ी बात है, ये आप समझने की कोशिश करिए। तो वो केवल एक रॉन्ग एक्सक्यूज दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने रॉन्ग बिहेवियर को सही साबित करने के लिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, ठीक है, आप एग्रेसिव हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं उस इंसान को हर्ट कर रहे हैं। और अगर आप उनकी वेलबींग चाहते हैं तो आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन निकालिए ना प्रॉब्लम का। अगर लग रहा है कि आप फिर भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी आप जो चेंजेस
देखना चाहते हैं सामने वाले में, वो नहीं आ रहे हैं, तो देर आर सो मेनी पीपल दोज हु कैन हेल्प यू। आप काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, थेरेपी सेशंस में जा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। अगर स्टिग्मा है कि नहीं, अगर थेरेपी में जाएंगे तो क्या हम पागल हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अपनी लव्ड वन से बात करके देखो, थोड़ा सा अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ बात करके देखो, समझा के देखो, सामने वाले की कंसर्न समझने की कोशिश करो ना। एंगर तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता ना। और एंगर के साथ अटैच है फियर, और फियर और लव तो एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लोग हैं वो शायद गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो प्यार करते हैं इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। वो प्यार नहीं करते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको लगता है बस वो सही है और यही सही रास्ता है सामने वाले को सही करने का। कभी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन हैज ब्रोकन डाउन, या फिर दे हैव ट्राइड कम्युनिकेटिंग बट थिंग्स आर नॉट कमिंग टू अ फ्रूइशन, इट्स नॉट रिजॉल्विंग इटसेल्फ। हाँ, तब उस सिचुएशन में ऑब्वियसली आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई, बट लास्ट में क्या होएगा अगर कम्युनिकेशन भी ब्रेक डाउन हो गया या हो ही नहीं पा रही, बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, तो उसमें क्या, उसके बाद क्या कर सकता है? तभी तो फिर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत है। तब उनको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि दो लोगों के बीच में बातचीत इसलिए सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि दोनों ही ये सोचते हैं मैं सही हूँ। जब मैं ये सोचूंगी कि शायद आप भी सही हो सकते हैं, शायद आपकी कंसर्न भी सही हो सकती है, शायद आपका तरीका भी सही हो सकता है रिलेशनशिप को वर्क कराने के लिए, तब ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। लेकिन दो लोग अगर ईगो में बैठे हुए हैं, मैं सही हूँ, ये मेरी बात नहीं समझ रहा, ये मेरी बात नहीं समझ रही, इसको समझ में ही नहीं आता, इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको परवाह ही नहीं है। सबसे पहले अपना मेंटल सेल्फ डायलॉग हमको पकड़ना होता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन इन माय माइंड, एंड व्हेनेवर द इमेज ऑफ दैट पर्सन इज कमिंग इन माय माइंड, व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर मेरे इंसान कोई भी बहुत करीबी है और जैसे ही मैं उसका नाम सुनती हूँ या मेरे सामने आता है या मैं उसके बारे में कुछ भी सोचती हूँ, तो मुझे सिर्फ ये लगता है ये मेरी परवाह नहीं करता, इसे मुझसे प्यार नहीं है, इसे मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं है, इसको मुझे अटेंशन नहीं देना है। ठीक है, मतलब आप देखिए कि अगर हम लगातार एक इंसान के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं अपने मन में बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंसेस को नहीं मना कर रही हूँ, एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, लेकिन नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है, तो वहाँ पे जब हम फिजिकली यहाँ पे बैठेंगे तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे हो जाएगा? मैं तो ग्रीवियंसेस से भरी हुई आपके सामने बैठी हुई ना, तुम तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, या तुम फैमिली में स्टैंड नहीं लेते मेरे लिए। तो पहले हमें अपने आप को करेक्ट करना होता है। जब हम अपने आप को करेक्ट करते हैं तो रिलेशनशिप भी करेक्ट होने लगता है। और फिर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन तो है कि भाई दो लोग आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो हम जाते हैं किसी से बात करते हैं और ओपन माइंड से बात करते हैं, क्योंकि सामने वाला आपकी भी गलतियां बताएगा, उसकी भी गलतियां बताएगा, और फिर कैसे हम एक ग्राउंड पे आके चीजों को ठीक कर सकते हैं, तभी होगा। रिजेंटमेंट्स के साथ थोड़ी ना हो सकता है। मैम आजकल आप देख रही हैं कि कपल्स आर कमिंग इन रेगुलरली। yes according to me the reason behind depression, the reason behind anxiety, stress, anger, सबसे ज्यादा मैं रिलेशनशिप को देना चाहूंगी। और रिलेशनशिप में फिर वही कहना चाहूंगी कि ये रिलेशनशिप सिर्फ कपल्स की रिलेशनशिप नहीं है, ओवरऑल सभी रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे पेरेंट्स भी शामिल हैं, सिबलिंग्स भी शामिल हैं, फ्रेंड सर्कल भी शामिल है। कल एक लड़का आया था, वो कह रहा था कि वो फ्रेंड्स की वजह से बहुत परेशान है। उसने प्लान बनाया कि दिल्ली में घूमते हैं, आते हैं, सबने अपना छुट्टियां डिसाइड किया, अब वो यहाँ पे आ गए, एक होटल में रुके, अब वो फ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकल गया। ही इज वेरी वेरी पिस्ड ऑफ, फीलिंग वेरी बैड कि यार हमने प्लान किया था, हमें साथ में आना था, हम घूमना था, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया। उसने उसको कम्युनिकेट भी करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने पूछा कि आपने कम्युनिकेट किया, आपने बताया उनको? तो कहता है यस मैंने बताया। तो वो बोलता है कि नहीं वो तो यार वो समझती नहीं है, वो रोने लगती है, ठीक है तुम तो समझ सकते हो। तो इसलिए वो बहुत बुरा फील कर रहा था ना। तो वो दोस्ती भी तो एक रिश्ता है, तो रिश्तों की वजह से लोगों में कड़वाहट ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर डिप्रेशन भी ज्यादा बढ़ रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस भी ज्यादा बढ़ रहा है। अभी अपने नोएडा का वो एक सुसाइड केस भी पड़ा होगा शायद, तो वहां पे भी एक बहन ने मतलब सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि उसके भाई को 2-3 दिन पहले ही मतलब सीरियस हेल्थ इश्यूज डायग्नोस हुआ था, कैंसर हो गया, क्या होगा, कैसे ठीक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप्स में लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं, वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हैं सामने वाले के साथ हो जाए, चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर वो लॉन्गर रन में चीज़ें डिप्रेशन एंजाइटी का रूप ले लेते हैं। तो मैम देखा गया है कि जनरली शादीशुदा कपल्स भी होते हैं, महिलाएं जो होती हैं पता है कि हस्बैंड जो है इज वायलेंट या अब्यूज हो रहा है, फिर भी वही महिला जो है उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखती है। क्या ऐसा क्यों?
कई सारे कारण है। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो कई बार बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे हैं उनके तो वो सेपरेशन जैसा बड़ा कदम उठाने में 10 बार सोचती हैं, क्योंकि बच्चे मदर के साथ साथ फादर से भी अटैच होते हैं और उनकी लाइफ में मतलब दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो उनको लगता है कि अगर मैं सेपरेट हो जाऊं, अलग हो जाऊं, तो मेरा बच्चा अपने फादर से अलग हो जाएगा। वो नहीं चाहती, और आगे चल के वो बच्चा अपनी माँ को एक डार्क लाइट में देख सकता है, बुरा सोच सकता है ना अपनी माँ के बारे में। तो वो नहीं चाहती कि बच्चा बुरा सोचे कि फादर से अलग कर दिया। तो एक ये रीज़न है। या फिर हो सकता है अगर फादर को कस्टडी देनी पड़े तो फिर वो अलग हो जाएगी उससे, तो वो एक वाला वो डर होता है। फाइनेंशियली बहुत सारी फीमेल जो हैं इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस डर से भी नहीं छोड़ पाती कि कैसे लाइफ मैनेज करेंगी, कैसे बच्चों के साथ मतलब मैनेज करेंगी, बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छा स्कूलिंग, ओवरऑल फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगी। इस वजह से भी है। सोसाइटी का भी रीज़न है। मैं बहुत सारी फीमेल से मिल चुकी हूँ जो ये कहती हैं कि वो इसलिए नहीं अलग हो पा रही हैं क्योंकि अभी भी मतलब जो सिंगल फीमेल है उसके लिए हमारा समाज थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उसको अवेलेबल वन मान लेते हैं। तो एक प्रोटेक्शन रहता है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ है, फैमिली में, तो प्रोटेक्टेड है। अदरवाइज बाहर के लोग ये सोचते हैं कि शी इज़ द अवेलेबल वन, हम शायद इनके साथ कुछ रिलेशनशिप बना सकते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ से भी वो बचने के लिए उस चीज़ को छोड़ती हैं, और उनको अपनी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता है। बहुत सारे ने अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश की कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर दें, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो, एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है, हम लोगों ने भी बहुत एडजस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज़ करो, वहाँ रहो, क्योंकि हम तो नहीं संभाल पाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले आई थी एक फीमेल, अभी अभी उसके ट्विंस हुए, तो बहुत प्रॉब्लम अपनी फैमिली में झेल रही है, इन लॉज के साथ इशूज़ हैं, हस्बैंड के साथ इशूज़ है। तो वो मुझको यही बोली कि उसकी माँ ने उसको यही कहा कि वहाँ से छोड़ करके यहाँ मत आ जाना, मैं नहीं संभाल पाऊंगी तुम्हें, जैसे भी है चलाओ, तुम्हारे तो पापा मर गए थे जब तुम 5-6 साल की थी, मैंने तो सब कुछ चलाया, ये है तो सब कुछ करता तो है। ठीक है, सास ससुर बोलते हैं तो किसके सास ससुर नहीं बोलते। बट शी वॉज फीलिंग वेरी वेरी डिप्रेस, शी वॉज हैविंग सुसाइडल थॉट्स इवन। सो आई सेड टू हर कि नहीं, आप अपने हस्बैंड को लाइए ताकि मैं उनसे बात करूं, आपका मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूं कि कैसे आप धीरे धीरे बेटर हो सकते हो। उससे कुछ दिन पहले एक और फीमेल आई, शी वॉज हरसेल्फ अ डॉक्टर, शी वॉज टेलिंग, उसके हस्बैंड भी आए थे कि बहुत इशूज़ हो रहे हैं, बट उसने क्योंकि लव मैरिज करी थी, उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे थे, दे वर नॉट अप्रूविंग ऑफ दैट मैरिज कि लव मैरिज क्यों करना है, ये फैमिली नहीं सही है या फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस है। तो उसको लगता है कि अब मैं कहूँगी तो मेरे पापा मम्मी कहेंगे मैंने तुमको पहले भी तो मना किया था कि तुम्हें नहीं करना है, अब तुमने कर लिया, अब ये मुसीबतें आ रही हैं, अब हम नहीं देखेंगे, तुम अपना खुद जानो। तो वो जो उनको फैमिली से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो उसलिए भी उनको डर लगता है कि हम कैसे इतना बड़ा स्टेप ले लें। और एक अटैचमेंट भी होता है कि अगर इतने सालों तक रहे हैं, एक अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं वो फीलिंग है कि शायद ही बंदा चेंज हो जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा, शायद रिलेशनशिप वर्क कर जाएगा। यही लास्ट वाली मोटिवेशन होती होगी फॉर अनमैरिड पीपल टू बी स्टिकिंग इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, राइट? और तो कुछ रीजन नहीं हो सकता, और क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, ये बात तो है। पर क्या ये सही है ये सोचना कि आगे जाके बंदा ठीक हो जाएगा एंड उसी में रहना? क्या आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, झेल रहे हैं, तो व्हाट इज दैट लिमिट? या वो पर्सन, आप यू वांट टू कंटिन्यू, यू हैव नो ऑप्शन, आपको कंटिन्यू ही करना है। कैसे अपने आप को फिर क्या कर सकते हैं कि बाहर से भी अब इतना हेल्प नहीं मिल रहा, सब फैमिली से हेल्प नहीं मिल रहा, तो अकेले खुश रहे उसी रिलेशनशिप में रहते हुए? इज इट पॉसिबल? क्या सेड डिफरेंटली, कोई somebody desperately wants to make the relationship work, पर पता है कि थोड़ा अब्यूसिव पार्टनर है, अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, सबमिसिव बन जाओ। कुछ लोग करते होंगे, सबमिसिव बन जाते होंगे, कुछ लोग करते होंगे जो पार्टनर को चाहिए होता हो। तो क्या मतलब, अगर थेरेपी में नहीं आ रहा है कोई बंदा और अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, तो क्या कर सकता है वो? देखिए, अगर थेरेपी में भी नहीं आ रहे हैं, अब एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही ना कि वो टूट जाएंगी। बेटर तो यही है कि भाई कोशिश करें, फैमिली में बात करें, पार्टनर को समझाने की कोशिश करें, थेरेपी सेशंस में आएँ। बट कहूँ कि चेंज अपने आप को ही करना पड़ता है, क्योंकि भाई कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप में है वो पहले दिन में थोड़ी ना कह देता है, वो खुद ही उस चीज़ को महीने दर महीने सालों वो उस चीज़ को झेलता रहता है, फिर आता है ना उस चीज़ में। तो अब तो कहीं ना कहीं आ चुका वो पॉइंट, वो थ्रेशोल्ड आ गया है कि अब आपको उससे निकलना है। और अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं भी दे रहा है तो अपने लिए खुद खड़े होना सीखिए।
जब तक आप अपने लिए खड़े होना नहीं सीखेंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, तो खुद स्टैंड लेना है कि नहीं, अब जैसी भी लाइफ चलेगी मैं जीऊंगी, मैं अपने आप को चेंज करूंगी और मैं इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालूंगी। यही रास्ता है, और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता ना। एनजीओज हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे थेरेपी सेशंस भी लोग प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है, सोशल ग्रुप्स भी हैं जो हेल्प करती हैं, लेकिन निकलना तो आपको ही पड़ेगा ना। आपके घर में कोई नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए, तो ये आपकी नीड है। आप स्टैंड लीजिए कि ठीक है, आपने अपना 100% रिलेशनशिप में दिया, ठीक है, जो भी आप बेस्ट कर सकते थे किया। और मैं खुद भी मानती हूँ कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस के बिना रिलेशनशिप नहीं चलते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये नहीं है मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगी वो होगी, नहीं, सामने वाला भी जो चाहेगा वो भी होगा। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली अब्यूज आ रहा है, ठीक है, आपको वर्बली अब्यूज किया जा रहा है, आपकी फैमिली को अब्यूज किया जा रहा है, फाइनेंशियली आपको ताने मारे जा रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमारे पैसों पे पल रहे हो, इस तरीके की बात करते हैं, और जो बहुत ही ये बहुत कॉमन होता होगा ये, एजुकेटेड लोग हैं, नहीं बहुत कॉमन भी होता होगा ये। हाँ। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ अब्यूज तो होता ही होगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो होता ही है। बट वही मैंने आपको कहा ना कि एक छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी कुछ ताने एक दूसरे को मार दिए, लेकिन उसके बाद अगले दिन ठीक हो गए। देखिए, रेस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश करिए, मैं यही कहूंगी। अगर आपको आपके रिश्ते में रेस्पेक्टेड नहीं फील हो रहा है तो फिर डू नॉट स्टे इन दैट रिलेशनशिप। अपने लिए मैंने रिस्पेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? रिस्पेक्ट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि मेरा कोई जो वैल्यू सिस्टम है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, एज अ पर्सन मुझे उस फैमिली में वेलकम किया जा रहा है, वो इंसान मेरी नीड्स का ध्यान रख रहा है। ये तो अपने अंदर होता है ना भाई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होगी। ये साइकोलॉजिकल थिंग्स हैं, इमोशनल थिंग है, इनको वैसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। कोई मुझसे इज्जत से बात कर रहा है, ये मुझे समझ में आता है, ये कोई और मुझे नहीं बताएगा कि आ करके मेरे पड़ोसी मुझे बताएंगे यस 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 आपकी इज्जत की जा रही है। मुझे पता है मेरी इज्जत किया जा रहा है। हाँ, कभी मुझे रोका टोका जा सकता है, कभी मुझे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, कभी मुझे फीडबैक दिए जा सकते हैं मेरे रॉन्ग बिहेवियर के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर देना ये तो ज़रूरी नहीं है ना। लोग ऐसे करते हैं कि 10 लोगों के सामने बोल दिया, मदर के सामने बोल दिया, फादर के सामने बोल दिया, या कई बार पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि बच्चों के दोस्त आए हैं उनके सामने बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और रिस्पेक्ट ऐसा टर्म है कि you are able to feel it. If you are able to feel it that I am respected enough, I am valued enough, then you should stay in that relationship. Otherwise, you have to call it off. ऐसे केसेस हो सकते हैं कि बाहर to the outer world, to the society, to the other people, partner is treating you perfectly, हाँ. or the way you should be treated, and nobody can see what's going on. हाँ. But अंदर में थोड़ा सा है, abuse है, but बाहर आपको ढंग से ट्रीट किया जा रहा है। हाँ. Is that वो क्या है? What is happening there? मैनिपुलेशन है। पर्सन बहुत ही ज्यादा इमेज कॉन्शियस है, बाहर सबको दिखाना चाहता है। और ऐसे कुछ केसेस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को परफेक्टली ट्रीट करते हैं बाहर, बिल्कुल खुशी खुशी। मतलब वो मुझसे खुद कहती हैं कि मैम आप उनसे मिलोगे, आप उनसे अगर बात करोगे तो आपको लगेगा दुनिया में इससे ज़हीन इंसान कोई नहीं है। इतना पोलाइटली वो बात करेंगे, इतना आपको इज्जत देंगे, आपको लगेगा मैं ही सारा का सारा गलत हूँ, मैं ही ठीक से चीज़ें शायद नहीं चला रही हूँ। बट तभी हम मैनिपुलेटर टर्म यूज करते हैं। इस मैनिपुलेशन की मोटिवेशन क्या है? क्यों, क्या फायदा हो रहा है मैनिपुलेशन करके? फायदा अपने आप को अच्छा समझाना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है, हमको अच्छा लग रहा है, हमारी पब्लिक में इमेज बहुत अच्छी है, सब लोग हमें पसंद करते हैं। वो सारा का सारा एक्सटर्नल वैलिडेशन पे जी रहे हैं ना, कि पूरी दुनिया कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, भाई साहब बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से उनका रियल नेचर यही है कि जो उनके साथ रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। मोटिवेशन यही है कि मैं कंट्रोल करके रखूं अंदर, और पर बाहर मेरी इमेज अच्छी रहनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर वाला नेचर बन जाता है, इमेज कॉन्शियस वाला नेचर बन जाता है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं, वो इस टाइप का बिहेवियर करते हैं। सारे के सारों को नहीं कहूंगी, लेकिन जहाँ पे ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि बाहर तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, घर में इतना बुरा ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो बाहर भी अगर वाइफ खराब है या मे बी हस्बैंड खराब है, बच्चा खराब है, तो वो बाहर भी बदतमीजी करेगा। आप बाहर भी उसको डांटिए ना 10 लोगों के सामने, गलत है तो गलत है, पर नहीं, बाहर दिखना चाहिए कि नहीं कितने सोबर इंसान है, कितने प्यार से रखते हैं, कितने केयरिंग है, लविंग है, लेकिन घर में आते असली रूप ये ज्यादा डेंजरस है आप ये बोल रहे हो?
बिल्कुल। अच्छा। तो लोगों को फिर मतलब कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है ना, फैमिली को, podcast करना friends मुश्किल को, हो जाएगा। हाँ, कैसे कन्विंस करें, हाँ। कैसे मैं कहूँ कि ये आदमी मतलब मेरे साथ बदतमीजी करता है हाँ। अपने दोस्तों से, क्योंकि सारे दोस्त कहेंगे नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, या हम्म। मे बी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने पति के लिए अपने माँ बाप को ही कन्विंस नहीं कर पा रही, क्योंकि दामाद जी सास ससुर को तो बिल्कुल सिंहासन पे बिठा के रखते हैं बिल्कुल। कि जब भी पापा जी मम्मी जी आ जाते हैं या जाते हैं तो इतना उनको मतलब लेविश ट्रीटमेंट दिया जाता है कि दे आर जस्ट ओवरवेल्म बाय दैट ट्रीटमेंट। तुम ही गलत हो, तुम ध्यान से नहीं रखती हो, छोटा मोटा चलता है, जाने दिया करो, इतना ध्यान रखता है कौन करता है आजकल के जमाने में, दामाद कहाँ ऐसे मिलते हैं। तो वो अपनी बेटी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है उनकी डे टू डे लाइफ में, क्या उनकी बच्ची स्ट्रगल कर रही है, ये वाली चीज। अगर दोनों पार्टनर इक्वल सोशल फुटिंग पे हैं एंड इक्वली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, भी जो आजकल होते हैं मोस्टली कपल्स, तब अब्यूज लेना तो ऑब्वियसली देयर इज नो प्लेस। बट जैसे हमारे जो थोड़ा पुराना है कि लड़की थोड़ा कम कमाती है, छोटी जॉब करती है या फिर कमाती ही नहीं है, उसमें क्या हो सकता है, मतलब उसमें जस्टिफाई करते हैं लोग कि तुम्हें झेलना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसमें आप क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल है? कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, कैसे ड्रॉ करोगे? एक्सेप्टेबल तो देखिए किसी भी कंडीशन में नहीं कहूंगी, मैं कभी भी नहीं कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि तुम कम कमाती हो इसलिए तुम झेल लो यार, या तुम्हारे पापा मम्मी फाइनेंशियली मतलब उतने साउंड नहीं है तो तुम झेल लो, ये कोई तरीका नहीं हुआ। एक इंसान की जिंदगी की कीमत होती है, ठीक है, एक हर इंसान की इज्जत होती है, हर एक इंसान उस इज्जत का प्यार का हकदार है, क्योंकि वो कम मतलब साउंड है फाइनेंशियली, ठीक है, तो हम उसको जाकर के बदतमीजी से ट्रीट कर लें, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग तो मतलब रोड साइड बैगर्स को भी जाकर के मतलब हमारे यहाँ सिखाया गया है कि भाई उनको हेल्प करो, डोनेट करो, क्योंकि वो इंसान है, किसी वजह से वो अच्छा नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो हमें हेल्प करनी है। हमें ये सिखाया गया है कि प्लीज हेल्प ईच अदर, इफ समबडी इज वीकर देन यू प्लीज हेल्प दैट पर्सन, अपलिफ्ट दैट पर्सन रादर देन बुली दैट पर्सन। हम ये थोड़ी ना स्थापित करने जा रहे हैं कि नहीं वो कमजोर है तो उसको मतलब प्रताड़ित किया जाओ, कमजोर है तो उसको और हेल्प करो, आगे बढ़ाओ। ये किस प्रकार की मानसिकता है, तो मैं समझ नहीं सकती। और जहाँ पे इक्वल भी है वहां पे भी देखिए अपने अपने कुछ रीजंस निकल ही आते हैं कि दोनों इक्वली वेल ऑफ हैं, तो भी फिर ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। ईगो क्लैशेस हो गई कि भाई मैं भी कमा रहा हूँ तुम भी कमा रहे हो, फिर हमें क्यों झुकना है, तो वहां पे ईगो आ गई। रिश्ता है तो थोड़ा सा झुकना है, प्यार है तो थोड़ा सा झुकना है, अपनापन है तो थोड़ा सा झुकना है, ईगो से नहीं चलेंगे रिश्ते। बट उस झुकने को हम एब्यूज से नहीं मिला सकते। एब्यूज इज समथिंग टोटली डिफरेंट। झुकना एक अलग बात है कि मेरा मन नहीं हुआ तो भी मैंने आपकी बात मान ली, क्योंकि मुझे पता है आप मेरा ख्याल रखते हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं, हर मुसीबत में आप मेरे लिए सबसे पहले हैं, तो मैं आपके लिए झुक जाऊंगी, उसमें गलत क्या है। लेकिन आप इसलिए मुझे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कहीं से सपोर्टेड नहीं हूँ, बी इट फैमिली, बी इट फ्रेंड, बी इट फाइनेंशियली, व्हाटसोएवर। तो वो एक नजरिया गलत है, ये नजरिया बदलने की जरूरत है। कुछ लोग जब ईगो क्लैश हो जाते हैं, मान लीजिए रिलेशनशिप में बोथ अज्यूमिंग बोथ इक्वल पार्टीज हैं, सब कुछ इक्वल है, तो ईगो की तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल आती है अगर ईगो क्लैश होना शुरू हो जाए। तो ऐसा ये आप बोल सकते हैं किसी को कि एक को अपनी ईगो डाउन करने की जरूरत हो, या फिर कोई एक पार्टनर सोचे कि इसकी ईगो थोड़ी बिठानी पड़ेगी, ऐसा थॉट कभी सुना है आपने? ऐसा सोचते हो? बिल्कुल हाँ, ईगो मतलब हाई लेवल पे ईगो है, बस इसको ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आप कर दो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर एक की ईगो थोड़ी सी कम हो जाए तो तब शायद रिलेशनशिप माइट वर्क इजीली। हो सकता है। और ईगो को तो मैं हमेशा ही कहूंगी, चाहे मेल हो फीमेल हो, कि अपनी ईगो को कम करना चाहिए, आपको कॉन्शियसनेस वाली लाइफ जीनी चाहिए। जब आप कॉन्शियसनेस से जीते हैं तब रिलेशनशिप वर्क करते हैं। ईगो ड्रिवन बंदा बंदी रिलेशनशिप चला ही नहीं सकता, किसी के भी साथ नहीं चला सकता। आप इस तरीके का बिहेवियर अपने ऑफिस में बॉस के साथ करेंगे, वहां क्यों नहीं करते लोग? अगर आपका इतना ही मतलब चढ़ा हुआ दिमाग है, इतना चढ़ा हुआ नेचर है, सामने वाले सब आपको बेवकूफ नजर आते हैं या आपको लगता है आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो ऑफिस में जाकर के क्यों नहीं बोलते अपने सीनियर से इस तरीके से? बोलना तो फिर वहां भी चाहिए ना, क्योंकि आप ये कह रहे हैं क्योंकि हम प्यार करते हैं, हम काम अच्छा कर रहे हैं, हम इतना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम इसलिए बोल देते हैं। थोड़ा सा चिल्ला दिया तो क्या हो गया, एक थप्पड़ लगा दिया तो क्या हो गया? बॉस से भी तो जाकर के ऐसे बोल करके दिखाओ। अगर बॉस से भी ऐसे बोल करके दिखाओगे तो फिर मैं मान लूंगी, क्योंकि वहां पे आपसे नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना कि वो 1 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे हैं, और अगर ये बीच में छूट गए तो सारा ईगो फिर
थ्रैश हो जाएगी। तो थोड़ा सा समझदारी से अपने नेचर को हमें डील करने की ज़रूरत है कि ये नहीं है कि हमने अपनी फैमिली को फॉर ग्रांटेड लिया है, अपने दोस्तों को फॉर ग्रांटेड लिया है, वहाँ पे जो भी सुना दो, चाहे जैसे भी उनको ट्रीट कर दो, उनका बात करने का मन कर रहा है, हफ्ते हफ्ते तक बात नहीं करो और कह दो हम तो अपना टाइम ले रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं हम तो अपना टाइम ले रहे हैं। सामने वाला कितना टॉर्चर में उस समय रह रहा है, पूरे घर का एनवायरनमेंट कितना गंदा है। आप अपने ऑफिस में ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि बॉस ने ऐसे बोल दिया या मे बी उसने मेरी बात नहीं समझी, अब मैं बॉस से 1 हफ्ते तक बात नहीं करूंगा। तो आप चुपचाप चले जाएंगे बिल्कुल शांति से, यस सर, यस सर, यस सर, यस मैडम, या फाइन फाइन, या आई विल डू दैट, आप ऐसे करके चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे घर के रिश्तों को भी फॉर ग्रांटेड ना लें, अपने प्यार करने वालों को फॉर ग्रांटेड ना लें, एब्यूज़ ना करें। अगर वो आपसे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, थोड़ी देर बात करना चाहते हैं तो बात कर लें। क्या प्रॉब्लम है किसी से बात करने पे? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप मेरे हिसाब से हफ्ते में 15 मिनट निकाल सकते हैं। लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि अपने लव्ड वन से 15 मिनट के लिए बात कर लें, और वो कहते हैं वो प्यार करते हैं। और जहाँ पे उनको बुली किया जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, या मे बी उनके मेजर बेनिफिट्स हैं कि उनको बड़े बड़े प्रमोशंस मिल जाएंगे, बड़ी हायरार्की मिल जाएगी, बड़े पैकेज मिल जाएंगे, तो वहाँ पे वो जा के बात कर रहे हैं। जहाँ पे उनको बदतमीजी से ट्रीट किया जा रहा है, जा के बात कर रहे हैं, यस मैम, यस मैम, यस सर, यस सर। थोड़ा सा अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर लो, या मे बी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लो। थोड़ा सा 10 मिनट की वीडियो कॉल अपनी माँ को भी कर लो, अपने पापा से भी बात कर लो यार, क्या चला जाएगा। पर नहीं हो पा रहा है, तो ये इमोशनल एब्यूज का पार्ट हो गया ना। यू आर इमोशनली एब्यूजिंग अ पर्सन बाय बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल। तो जस्ट स्कूल ऑफ थॉट की जो मैंने अगेन टू आस्क माय क्वेश्चन अगेन जस्ट टू बी क्लियर, ये सोच के जाना कि मुझे इसकी ईगो कम करनी है ताकि इट विल बी बेटर फॉर द बोथ ऑफ अस, सो दैट द रिलेशनशिप विल बी बेटर इफ इसकी अगर मैं ईगो तोड़ दूं। ये थॉट क्या है, ये क्या मान सकता है? लगता है वो रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं होप है चल जाए रिलेशनशिप, या कोई में भी इससे बेटर नहीं मिलेगा, आगे कहीं अकेले ना रह जाएं। बट अगर हम ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, किसी भी स्थिति में वो रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा नहीं। देखिए, ईगो एक नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि सब कुछ हमारे पास एनर्जी है। आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ, हम सब लोग एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। और ईगो एक नेगेटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी को कम करो, ज्यादा करो, इधर करो, उधर करो, फायदा कुछ नहीं होने वाला है, इसको हटाना ही है। और मैं कैसे सामने वाले की ईगो को कम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। फिर तो वो और रीइंफोर्स कर रहे हो ना। मैंने आपकी बात मान ली, आपको आज मुझे लगता है कि मैंने इसकी बात मान ली, अब ये ठीक रहेगा। धीरे धीरे वो बिहेवियर रीइंफोर्स होता जा रहा है, वो सामने वाला सीखता जा रहा है कि जब मैं ये चीज दिखाता हूँ ये तो दब जाती है, चुप हो जाती है, मान जाती है, मेरे टर्म्स पे आ जाती है। क्यों किसी की ईगो को क्यों नरिश करना है? ईगो को नरिश नहीं करना है, बोलना है कि भाई नहीं, इट्स डन, इट्स डन। हाँ, अगर आपके मन से बड़ा प्यार आ रहा है, आपको लग रहा है आप कंफर्टेबल हो, तो थोड़ा टाइम तक करके देख लो। लेकिन जब आपके अंदर से आए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट लिसनिंग टू योर इनर सेल्फ। इफ योर inner self, if your soul is saying to you it's enough, then it's enough. So basically मैम, कई बार देखते हैं कि there are personality disorders भी होते हैं लोगों को। क्या certain personality disorders जो है are they linked to abusive behavior? हाँ, बिल्कुल होता है। सबसे ज़्यादा तो मैंने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखा है कि वहाँ पे मतलब आप रोक नहीं सकते सामने वाले को अब्यूसिव होने पे। जिन जिन लोगों में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर निकल के आ रहा है, और वो समझ भी एब्यूज के ही कारण आता है कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो जितने भी नार्सिसिस्टिक लोग हैं वो बुली होंगे ही होंगे, वो एब्यूज करेंगे ही करेंगे, अपने टर्म्स पे सामने वाले को लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनके लिए उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, वो सब कुछ सही कर रहे हैं। टाइप से ईगो बूस्ट अपना कर रहे हैं और उससे ईगो बूस्ट हो रहा है, राइट? ईगो बूस्ट हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं रिलेशनशिप से वो मीट हो रही हैं, उनके अंदर ये फीलिंग है कि आई एम द राइट, आई एम डूइंग द थिंग्स वेल। तो सबसे ज्यादा मैं वही कहूंगी, नार्सिसिस्टिक चेंज हो सकती है पर्सनालिटी की हमेशा। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी तो मुझे लगता है कि नहीं चेंज हो सकते। बाकी लोगों को शायद थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके किया जा सकता है, लेकिन नार्सिज्म एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको लग जाए, समझ में आ जाए, तो प्लीज उस इंसान से दूर हो जाइए। उस इंसान को इंसान अकेला रहेगा जिंदगी भर, और ढूंढ लेगा शिकार क्योंकि वैसे उनको काफी लोगों को चार्म करना आता है ना, बिल्कुल अच्छा एकदम ऐसे लव शावरिंग करेंगे, इतनी अच्छी बातें करेंगे और लोगों को ढूंढ लेंगे।
लेकिन मतलब अगर आपको मिल जाए कोई ऐसा बंदा कि जहाँ पे आपको ट्रेड्स मैच कर रहे हो नार्सिज्म वाले, तो वहाँ से अलग हो थोड़ा जाइए। बताइए जो ट्रेड्स होते हैं नार्सिसिज्म के क्या क्या है? सबसे ज़्यादा वो अपनी चीज़ चलाने की कोशिश करेंगे, आपकी हर टर्म को, हर मतलब चीज़ को कहेंगे कि ये गलत है। इतना प्यार आपके ऊपर बरसाएंगे एकदम से कि आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे इतना अच्छा प्यार करता है, इतना मेरे लिए केयर करता है। फिर अचानक से वो मतलब धीरे 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 वो चीज़ें कम होकर बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगी। फिर आप उनको कंप्लेन करेंगे तो फिर आपको फिर ये साबित करेंगे नहीं आप ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर कई बार आपके ऊपर बहुत एग्रेसिव भी हो जाएंगे, वॉयलेंट बिहेवियर भी देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल इम्बैलेंस रहता है वहाँ पे। तो इसीलिए कहा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वहाँ पे अब्यूज़ झेलना ही पड़ेगा सामने वाले को। जैसे जो महिलाएं हैं वो आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सीरियस वायलेंस इशू है, वो क्या थेरेपी के दौरान आप लोग कैसे ओवरकम करते हैं उनका ट्रॉमा? उनको धीरे धीरे मतलब वो सारे ट्रॉमा से निकालने की कोशिश करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या मतलब उनके लाइफ के इवेंट्स रहे थे जहाँ पे उन्होंने इतना स्ट्रेस फील किया, वो क्या सिचुएशंस हुई थी, फिर जो भी उनके थॉट पैटर्न बन गए हैं रिलेटेड टू दैट इवेंट वो ब्रेक कराने की कोशिश करते हैं, उनको सेल्फ लव सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको सेल्फ केयर पे हम एजुकेट करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये आपके पास लाइफ का एक पार्ट है, ये अभी आपके साथ नहीं हो रहा है, अगर आप धीरे धीरे अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आप बेटर फील करोगे। उनको बेटर सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा आप सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करिए, लोगों के साथ रहने की कोशिश करिए, जो लोग आपको समझते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस तरीके से धीरे धीरे वो ट्रॉमा जो है रिलीज होता है और उनकी लाइफ फिर ट्रैक पर आना शुरू होती है। ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, क्योंकि ऐसे कई महिलाएं स्पेशली जो पुअर बैकग्राउंड से हैं उनके पास दे आर नॉट हैविंग दैट कैपेबिलिटी कि वो जो है अप्रोच करें किसी काउंसलर को, तो क्या कर सकती हैं ऐसे केस में? वो दे कांट स्पेंड दैट मच मनी या फिर काउंसलिंग ये सब में जाना, ऐसे कई कपल्स हैं तो बजट ही इतना भारी पड़ रहा है लाइफ चलाने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं ऐसे वैसे जो हु आर अंडर गोइंग दिस थिंग्स? देखिए कुछ कुछ एनजीओज हैं जो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने शहर में उनसे थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें तो वहाँ पे उनको हेल्प मिल जाएगी। कुछ कुछ ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो काउंसलिंग सेशंस भी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर उसके मिलेंगे वहाँ पे जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में बेटरमेंट आएगा, चेंज आएगा। Wow, that was really insightful. Dr. Monica has given us a lot to think over. I would like to think that if someone is in an abusive relationship, then hopefully they would have got a better understanding about themselves, their partner, and their actions, regardless of whether they are an abuser or the victim. I would like to end this show by a quote from the German existentialist philosopher Friedrich Nietzsche. He says, "You have your way, I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist." Hope you'll think about it and join me on my next episode.